गुड इवनिंग बच्चों। बेटा जैसा कि हम लोग जानते हैं बेटा, गुरुदेव का मिशन है पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो बेटा इसी मिशन के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे FST 60 की। चले हम लोग जरा क्वेश्चन नंबर 91, हाउ मैनी मैचिंग आर इनकरेक्ट। बेटा इनमें से कितनी मैचिंग इनकरेक्ट है जरा सेलेक्ट करेंगे। तो बेटा पाइनस में मेल कोन पाया जाता है, फीमेल कोन भी पाया जाता है, लेकिन साइकस में फीमेल कोन नहीं पाया जाता। और बेटा पाइनस में फीमेल कोन भी है और साइकस में मेल कोन भी देखने को मिलता। साइकस ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसके मेल में तो मेल कोन है बट फीमेल के पास कोन नहीं होता, क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उस स्टेटमेंट को सिलेक्ट नहीं करेंगे कि ऑल जिम्नोस्पर्म हैव कोन, एक्सेप्ट याद रखेंगे फीमेल साइकस। तो अपने पास तीन मैचिंग तो करेक्ट हो गई और एक इनकरेक्ट हो गई और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। तो करेक्ट ऑप्शन 91 ऑप्शन 4th। नेक्स्ट देखिए, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। फर्स्ट इज ऑल प्रोटोजोअन्स आर heterotroph एंड प्रोटोजोअन्स लाइव एज प्रेडेटर एंड पैरासाइट। तो सारे के सारे प्रोटोजोअन्स heterotroph होते हैं, दिस इज ट्रू। दे आर एनिमल लाइक यूनिसेलुलर, और आपने प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ ह्यूमन बीइंग कहा था। अब मोड ऑफ हिट्रोट्रॉपिक कुछ भी हो सकते हैं और प्रोटोजोअन्स जो होते हैं बेटा ये प्रेडेटर और पैरासाइट दोनों होते हैं। प्रेडेटर और पैरासाइट दोनों होते हैं, फ्री लिविंग भी देखने को मिलते हैं। तो 92 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। प्रोटोजोअन्स को याद रखना होगा, क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। अगर स्यूडोपोडिया मिला तो अमीबॉइड प्रोटोजोआ कहलाए, सिलिया मिला सिलिएटेड कहलाए, फ्लैजिला मिला फ्लैजिलेटेड कहलाए, न मिला तो उसे आपने स्पोरोजोअन्स कहा। इन सारी बातों को याद रखें। 92 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। क्वेश्चन नंबर 93 देखें, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करें और करेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करें। तो नॉस्टक एनाबीना साइनोबैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी रखने वाली सेल हीट्रोसिस्ट रखते हैं। मीथेनोजिन मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया जो बायोगैस का मेजर कंपोनेंट होता है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल कहलाता है। मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया आर heterotroph। तो अपने पास 93 करेक्ट मैचिंग हो गई ऑप्शन 2nd। हीट्रोसिस्ट का पाया जाना बेटा, हीट्रोसिस्ट कलरलेस होती है, इनके पास नो क्लोरोफिल और ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती, अपने पास रखती है नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। तो 93 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट देखिए, प्रोटोकार्डेट्स इंक्लूड विच सब फाइलम। बेटा जो प्रोटोकार्डेट होते हैं उनमें तो ध्यान से देखो बेटा, सिफेलोकार्डेटा एंड ट्यूनिकेटा बोथ बिलोंग्स टू प्रोटोकार्डेट। और जो प्रोटोकार्डेट्स होते हैं बेटा ये एक्सक्लूसिव मैराइन होते हैं। सो 94 फर्दर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th।
तो ट्यूनिकेट को ही बेटा हम लोग यूरोकार्डेटा भी कहते हैं, यूरोकॉर्डेटा भी कहेंगे, कार्डेटा भी कहेंगे। 94 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, एनिमल विच इज मैराइन बट माइग्रेट टू स्पनिंग टू फ्रेश वाटर। जो एनिमल है बेटा ये मैराइन है, ये माइग्रेट करके जाता है फ्रेश वाटर फॉर स्पेसिफिक पर्पस स्पनिंग। स्पनिंग करने के लिए बेटा ये फ्रेश वाटर में जाता है। एडल्ट थोड़े समय के बाद डाई कर जाता है, और बेटा जो लार्वा है ये फ्रेश वाटर से निकलकर मैराइन वाटर में वापस आता है। ऐसा केस कहां देखने को मिला? तो बेटा हम लोगों ने देखा कि ऐसा केस हमें साइक्लोस्टोमेटा में देखने को मिला था, साइक्लोस्टोमेटा में देखने को मिला था, जिन्हें आपने जॉलेस फिशेस कहा था। एग्जाम्पल के तौर पर पेट्रोमाइजन को याद किया था, इसे ही आपने लैम्प्रे भी कहा था, तो नाउ इट इज ए केस ऑफ पेट्रोमाइजन। अब थोड़ा एडिशनल आपको जानकारी रखनी होगी, कि जो एडल्ट होता है बेटा ये तो मैराइन से फ्रेश वाटर में आता है, और जो लार्वा है ये फ्रेश वाटर से मैराइन में जाता है। अगर मैराइन से फ्रेश वाटर आए तो ऐसे माइग्रेशन को एनाड्रोमस कहेंगे, और अगर फ्रेश वाटर से मैराइन में जाएं तो इन्हें कैटाड्रोमस कहते हैं। अब बेटा पेट्रोफाइलम को एंजल फिश कह दिया गया, और डॉग फिश स्केलिडॉन कहलाया, प्रिस्टिस सॉ फिश कहलाई। ये तो सब बेटा ट्रू फिशेस हैं, ये तो हो गई बोनी फिश, और बेटा ये दोनों हो गई कार्टिलेजनस फिश, जिनमें ये माइग्रेशन देखने को नहीं मिलता। तो 95 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड असर्शन एंड अनदर लेबल्ड इज रीजन। तो काकरोच इज ए यूरियोटेलिक। बेटा काकरोच आर्थ्रोपोड का मेंबर है, ये यूरियोटेलिक नहीं होता, ये यूरिकोटेलिक होता है। और अगर ये यूरिकोटेलिक हो गया तो असर्शन तो हो गया फॉल्स। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। बेटा काकरोच में पाए जाने वाला एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मैल्पीजियन ट्यूब्यूल होता है, जो ब्लाइंड ट्यूब्यूल के तौर पर भी इसे याद रखते हैं, 100 से 150 नंबर में पाया जाता है। तो बेटा रीजन तो हो गया ट्रू, असर्शन हो गया फॉल्स। तो रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज फॉल्स, तो अपने पास assertion is false, reason is correct, तो assertion is not correct, reason is correct, correct option option थर्ड। फिर एक बार जरा करेक्ट मैचिंग को सिलेक्ट करें। मैचिंग को सिलेक्ट करें। बेटा थैलेमस को रिसेप्टिकल बिल कहा जाता है, जहां सारे फ्लोरल पार्ट अरेंज होते हैं। फ्लावर के एसेसरी पार्ट को कैलेक्स और करोला कहा जाता है। बेटा पेरियंथ की प्रेजेंस लिलिएसी में देखने को मिलती है, और यूनिसेक्सुअल प्लांट पपाया पाया जाता, जो जिटनो और ऑटोगेमी दोनों को प्रिवेंट करता है। तो फर्दर देखें 97 करेक्ट मैच हो जाएगा। ए मैच विद 4, बी मैच विद फर्स्ट, और अपने पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड। फिर एक बार देखें 98 क्वेश्चन नंबर 98। 4 स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू इन्फ्लोरोसेंस इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, और हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो रेसिमोस इज ए टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस, द मेन एक्सेस कंटिन्यू ग्रो। यस बेटा रेसिमोस वो इन्फ्लोरोसेंस है जिसमें मेल एक्सेस ग्रो करती रहती है, पुराने फ्लावर नीचे
नए फ्लावर ऊपर लगते चले जाते हैं, ऐसे अरेंजमेंट को एक्रोपिटल कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू इन साइमोस। इनफ्लोरोसेंस मेन एक्सेस टर्मिनेट विथ फ्लावर। बेटा साइमोस में मेन एक्सेस टर्मिनेट विथ फ्लावर हो जाती है और जो ओल्डर फ्लावर, जो न्यू फ्लावर है वो नीचे ओल्डर अपर हो जाते हैं। इसे आप बेसिपिटल अरेंजमेंट कहेंगे, बेसिपिटल अरेंजमेंट कहेंगे। सो सेकंड ऑप्शन इज आल्सो ट्रू। साइमोस में एक्रोपिटल अरेंजमेंट नहीं मिलता और एसीमोस में बेसिपिटल अरेंजमेंट नहीं मिलता। सो बेटा सी एंड डी आर फॉल्स एंड ए एंड बी आर ट्रू और हमें करेक्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। 98 के बाद बात करें 99 की। फर्दर मैच द लिस्ट फॉर कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम सेकंड चले भाई। फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफिकेशन मिला, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जो पोटैटो में मिलता है, इसे आप ट्यूबरस मॉडिफिकेशन कहेंगे, ट्यूबरस मॉडिफिकेशन कहेंगे। अब बेटा अगर दो लोग किसी एंथर में मिलते हैं तो उसे डाइथिकस कहा जाता है। अगर दो बंडल में स्टेमन अरेंज हो तो उसे डाइडेल्फस कहेंगे। और कील वैक्जेलरी एस्टिवेशन का पार्ट है, वैक्जेलरी एस्टिवेशन का पार्ट है। तो अपने पास ए मैच विद 4, बी मैच विद थर्ड, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन फर्स्ट। अब ये जो 10 है वो दो बंडल में लगते हैं, हमें याद रखना होगा 9 + 1 का अरेंजमेंट फेबेसी में देखने को मिलता है, फेबेसी में देखने को मिलता है, फेबेसी में देखने को मिलता है। तो 99 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए 100, क्वेश्चन नंबर 100। इन डाइकॉट लीफ advexillary place palisade parenchyma made up of elongated cell which are arranged in vertically parallel to each other. Yes, बेटा डाइकॉट प्लांट में, डाइकॉट प्लांट की लीफ में मीजोफिल डिफरेंशिएटेड होती है पैलिसेड और स्पॉन्जिन पेरेन्काइमा में। मोनोकाट लीफ इज नॉट डिफरेंशिएटेड। बेटा मोनोकाट में मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं होती पैलिसेड स्पॉन्जिन पेरेन्काइमा में। तो 100 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट ऑप्शन 100 इज ऑप्शन फोर्थ। देखें जरा 101 को, 101 को। फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब थ्रू स्किन। यस, फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता और बेटा वो स्किन से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। यस, फ्रॉग की स्किन बेटा रिस्पायरेटरी ऑर्गन होती है, ऐसे रिस्पायरेशन को क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहा गया है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहा जाता। फ्रॉग अपने लाइफ में 4 तरह से रिस्पायरेशन कर सकता है, 4 मेथड, 4 पार्ट से रिस्पायरेशन करता है। तो बेटा दोनों बातें फ्रॉग के लिए सही हो गई। तो फर्दर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। चले नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 102 और 102 फिर एक बार मैचिंग के साथ आगे बढ़ा जाए, मैचिंग के साथ आगे बढ़ा जाए। करेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। तो 102 तो बेटा लीगामेंट डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो अब अपने पास 102 ए मैच विद 3, बी मैच विद सेकंड, तो अपने पास ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो 102 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। विच आर द फॉलोइंग मैचिंग इज इनकरेक्ट। बेटा इनमें से
कौन सी मैचिंग इनकरेक्ट है, इनमें से कौन सी मैचिंग इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। अब बेटा ध्यान से देखें, बुली फार्म सेल मोनोकाट लीफ में पाई जाती है, इन्हें आप मोटर सेल भी कहते हैं, इन्हें आप मोटर सेल भी कहते हैं। तो दिस इज ट्रू। बीन शेप गार्ड सेल मोनोकाट लीफ, बेटा बीन शेप गार्ड सेल मोनोकाट में नहीं मिलती, डाइकॉट लीफ में देखने को मिलती, मोनोकाट में डंबल शेप लीफ गार्ड सेल देखने को मिलती। कैम्बियम ओपन वास्कुलर बंडल में पाया जाता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक डाइकॉट स्टेम की होती है, डाइकॉट स्टेम की होती है। इनकरेक्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना था, तो 103 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखे, हाउ मैनी मैचिंग आर करेक्ट, इनमें से कितनी मैचिंग करेक्ट है। चले भाई, तो एंटोनी वान ल्यूनहाक ने पहली डेड सेल नहीं देखी, डेड सेल नहीं खोजी, पहली लिविंग सेल खोजने का क्रेडिट जाता है एंटोनी वान ल्यूनहाक को। डेड सेल के लिए रॉबर्ट हुक को याद रखते हैं। दूसरा केस हो गया रुडॉल्फ वर्चो को, और रुडॉल्फ वर्चो ने ओमनिस सेलुला ई सेलुला तो कहा, लेकिन बेटा उन्होंने इस बात को 1855 में बताया। सो सेकंड मैचिंग इज फर्दर ट्री। मैथस एंड स्लेडन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिपोर्टिंग के लिए याद नहीं रखते, सेल थ्योरी के लिए याद रखते हैं। अच्छा, सिंगर एंड निकोलसन ने बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, तो बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। यही बात हो जाएगी ट्रू, यही बात हो जाएगी ट्रू, और हमें करेक्ट मैच ही सिलेक्ट करना है, तो अपने पास एक ही मैचिंग जो है वो करेक्ट होगी, 104 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। बेटा फिर एक बार जरा करेक्ट मैच का ऑप्शन को सिलेक्ट करें, देखें और ध्यान से देखें। तो लिपिड को आप सिंपल फैटी एसिड कहते हैं, लिपिड न्यूरल टिश्यू में पाई जाती है, ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लिपिड में ग्लिसरॉल फैटी एसिड होते हैं। अब बेटा ये चारों की चारों बातें सही हो गई, तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ए बी सी डी, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखे 106 स्टेटमेंट, फर्स्ट एन एसिटल ग्लूकोसामिन हैव ए केमिकली मॉडिफाइड कोलेस्ट्रॉल। तो एन एसिटल ग्लूकोसामिन में केमिकली मॉडिफाइड शुगर पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया फॉल्स। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसैकेराइड काइटिन। ये ऑलिगोसैकेराइड नहीं बेटा, कॉम्प्लेक्स शुगर की बात करी गई है, और जब शुगर की बात करी जाएगी तो पॉलीसैकेराइड वर्ड यूज करेंगे। तो भैया 106 करेक्ट ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो बात हो गई दोनों स्टेटमेंट की इनकरेक्ट की, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द विच स्टेज प्रोफेस फर्स्ट विल शो क्लियर टेट्राड। बेटा जो क्लियरली टेट्राड की विजिबिलिटी होती है, बनते तो जाइगोटीन में है पर क्लियरली दिखते हैं पेकाइटिन में। तो लाइट माइक्रोस्कोप से क्रोमेटिन का लपटना लिप्टोटीन कहलाता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोम जाइगोटीन कहलाती है, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेस एक्शन पेकाइटिन कहलाता है, एक्स सेप चियासमेटा का बनना डिप्लोटीन कहलाएगा। इन सारी चीजों को याद रखें। 107 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। हाउ मेनी मैचिंग आर फर्दर करेक्ट। कंपोनेंट और परसेंटेज ऑफ द टोटल मास।
तो जो प्रोटीन है बेटा वो 70 से 90% नहीं पाई जाती, 10 से 15% प्रोटीन की प्रेजेंस देखने को मिलती है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा ये 3% देखने को मिलते। जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, तो न्यूक्लिक एसिड हमें 50 से 70% नहीं बेटा 5 से 7% देखने को मिलते हैं। और जो आयन है वो 5 से 7% नहीं बेटा 1% देखने को मिलता है। तो हमें करेक्ट मैच को ही सिलेक्ट करना था और करेक्ट मैच का नंबर आता है 1। तो करेक्ट ऑप्शन 108 इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। बेटा डिकैपिटेशन यूजुअली रिजल्ट द ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्लड, यस। डिकैपिटेशन वाइडली यूज्ड इन ट्री प्लांटेशन, यस। डिकैपिटेशन यूज्ड फॉर हेज मेकिंग, यस। ऑक्सीजन इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो इज, यस। रैपिड ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड टेक प्लेस ड्यू टू ऑक्सीजन, यस। तो बेटा सारी बातें सही हो गई। तो 109 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें 1110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। फिर एक बार करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना। तो ऑक्सिन पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, एबीए एंटागोनास्टिक जीए है। एथिलीन रूट हेयर फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, लेकिन एनएए ये नेचुरल ऑक्सिन नहीं होता, सिंथेटिक ऑक्सिन होता है। आईए आईबी नेचुरल होता है। तो अपने पास फोर्थ ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। तो फिर ऑल वाला तो रेस से हट गया। तो फर्दर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। बेटा इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन को फर्दर सेलेक्ट करना है। इनकरेक्ट ऑप्शन को फर्दर सेलेक्ट करना है। इन मेज कैल्विन साइकिल अकर्स इन बीजोफिल। तो बेटा जो मेज होता है, मेज शोरगम, ये होते हैं C4 प्लांट। और जो C4 प्लांट होते हैं इनमें C3 साइकिल बेटा बंडल शीथ सेल में चलती है, ना कि मीजोफिल सेल्स में। तो पहला ही स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। H एंड स्लैग साइकिल मतलब C4 साइकिल, C4 प्लांट H शोगम मेज में देखने को मिलती। H एंड स्लैग पाथवे एस्पार्टिक एसिड बनता है, मेलिक एसिड बनता है। अगर एस्पार्टिक एसिड की बात करते हैं तो शुगर केन को याद रखते हैं, शुगर केन को याद रखते हैं। ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल 3 फास्फोग्लिसरेट इज फॉर्म्ड इन फास्फोइनॉल इन मीजोफिल, यस। तो इनकरेक्ट मैच आपको मिल गया ऑप्शन फर्स्ट। 111 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। आइडेंटिफाई ए बी सी डी। आइडेंटिफाई ए बी सी डी। तो ए तो हो गया, ए तो हो गया एच जोन, ए तो हो गया एच जोन, ए हो गया आई बैंड, ए हो गया आई बैंड, और सी हो गया ए बैंड, और ये हो गई जेड लाइन। इसी मेम्ब्रेन को क्राउस मेम्ब्रेन कहते हैं, क्राउस मेम्ब्रेन कहेंगे। अब अपने पास 112 की करेक्ट मैचिंग ए एच जोन और बेटा सी ए बैंड दिखाई पड़ता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। Given below the two statement, one labeled as assertion and another labeled as reason. तो JGA play
तो वन वन थ्री देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन, तो जेजीए प्ले कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल ऑन हार्ट। तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल हार्ट में नहीं करता, इसका काम बेटा किडनी एसोसिएटेड। तो असर्शन तो हो गया बेटा फॉल्स। और जब जीएफआर गिरता है तो जेजी सेल रिलीज करके बेटा रेनिन रिलीज करता है। तो एंजियोटेंसिनोजिन बेटा गलत टाइप हो गया था, रेनिन है, तो ये रीजन तो हो गया ट्रू। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज करेक्ट। तो अब अपने पास बेटा जो ऑप्शन मिलने वाला है वो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। तो 113 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? फिर एक बार जरा करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। देखें 114 को, चलो भाई, एवी नोड को हम लोग पेस मेकर कहते हैं। एवी नोड को हम लोग पेस मेकर कहते हैं? नहीं भैया, एवी नोड को पेस सेटर कहा जाता है, पेस सेटर कहा जाता है। और पेस मेकर कहलाता है बेटा एस ए नोड। तो पहला तो मामला हो गया गलत। अब एट्रियल सिस्टोल जो होता है, एट्रियल सिस्टोल जो होता है वो 70% के लिए नहीं बेटा 30% के लिए होता है। दिस इज फर्दर इनकरेक्ट। कार्डियक आउटपुट वेंट्रिकुलर फिलिंग पर डिपेंड करता है, ये बात हो गई सही। लेकिन ब्लड पंप इन ए कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। बेटा इन्हें कार्डियक आउटपुट नहीं, इट इज ए केस ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। ये केस हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम का, तो ये फर्दर इनकरेक्ट। और हमें करेक्ट ढूंढना था तो केवल बेटा सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो 114 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, मैच द हार्मोन विद द रोल एंड गिवन अंडर सेलेक्ट द चॉइस विच अल्फा बेटा ऑफ द टू कॉलम एंड करेक्टली मैच। फिर एक बार जरा करेक्टली मैच ऑप्शन को सेलेक्ट करें। चले, तो सबसे पहले बात करें जो फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो फॉलिकुलर डेवलपमेंट में जुड़ता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाने के काम में आता है। जो एलएच हार्मोन होता है वो रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल कराकर बेटा कार्पस ल्यूटियम बनाने के काम में आता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो एंड्रोमेट्रियम थिकनिंग को बढ़ाता है। और जो ईस्ट्रोजिन होता है बेटा वो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 115 बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें 116। फिर एक बार जरा करेक्ट मैचिंग को सिलेक्ट करें। 116 करेक्ट मैचिंग को सिलेक्ट करें। तो 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बनती हैं। 3 से 5 दिन का मेंस्ट्रुअल फेज देखने को मिलता है। 15 ईयर मीनोपॉज स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। ह्यूमन बीइंग में 16 सेल का मोरुला देखने को मिलता है और सेकेंड मंथ में लिम्ब और डिजिट बनते दिखाई पड़ती हैं। तो 116 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 116 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। चले 117 की ओर। 117 विच ऑफ द स्टेट फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टू लैकोपेरान। करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, लैकोपेरान के रिगार्डिंग करना है।
तो बेटा लैक ओपेरान इंड्यूसिबल ओपेरान का एग्जाम्पल है। लैक ओपेरान रिप्रेसर प्रोटीन से रेगुलेट होता है। ये प्रोकैरियोट्स में ही देखने को मिलता। ओपेरान इज ए रेगुलेटरी पार्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स। लैक्टोस इंड्यूसर का काम करता है। तो बेटा चारों बातें लैक ओपेरान के लिए हो गई सही। तो 117 करेक्ट ऑप्शन इज ए बी सी डी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। नेक्स्ट देखें, द फ्लाइंग फैलेंजर एंड मार्शुपियल वाई फ्लाइंग स्क्वायरल इज प्लेसेंटल दिस शोज। ध्यान से देखना है, एक प्लेसेंटल मैमल है और बेटा एक मार्शुपियन मैमल है। अब अगर ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो बेटा ऐसे एवोल्यूशन को कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। इन्हें आप कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। तो पैरेलल जब आपने उस फिगर को देखा तो एक तरफ आपके पास मार्शुपियंस मैमल और एक तरफ प्लेसेंटल मैमल्स देखने को है। दोनों में एडाप्टिव रेडिएशन था। इधर का एडाप्टिव रेडिएशन इधर का आया और दोनों एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई पड़े। बेटा इसे हम लोग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। तो 118 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1st। देखें क्वेश्चन नंबर 119 को जरा ध्यान से देखें। तो ट्रांसलेशन प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को कहते हैं। इट इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ट्रांसक्रिप्शन आरएनए एमआरएनए बनाने की प्रोसेस है। और इनिशिएशन के लिए इनिशिएशन कोडान की जरूरत पड़ती है। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस यूकैरियोट में स्प्लिसिंग कहलाते हैं, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन कहलाते हैं। 119 करेक्ट मैचिंग हो जाएगी बेटा ऑप्शन 2nd। ऑप्शन 2nd 119 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2nd। देखें क्वेश्चन नंबर 120। फिर एक बार मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम 2nd। तो कैनाबिनॉइड ड्रग्स कैनाबिस सटाइवा से ऑब्टेन किए जाते। कैनाबिस सटाइवा से ऑब्टेन किए जाते। बेटा मॉर्फिन पेन किलर के तौर पर यूज करी जाती। मॉर्फिन पेन किलर के तौर पर यूज करी जाती। अच्छा कोकीन इरिथ्रोजाइलम कोका से ऑब्टेन करी गई। ओपियाइड ड्रग बेटा पपेवर सोमनीफेरम से ऑब्टेन किए गए। ओपियाइड ड्रग पपेवर सोमनीफेरम से ऑब्टेन किए गए। तो 120 बेटा फिर 120 की करेक्ट मैचिंग हमें देखने को मिलेगी। 120 की करेक्ट मैचिंग देखने को मिलेगी ऑप्शन 2nd। हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 120 तक क्वेश्चंस देख लिए। मैं आपको 121 से 150 तक कराने आया हूं और आप लोग FST 60 का डिस्कशन देख रहे हैं। टाइम नहीं गवाते हैं, शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस के बारे में बात कर रहा है, आपको पता है इसे हिंदी में हाथी पांव कहते हैं, फाइलेरियसिस भी कहते हैं। और लिखा हुआ है एलिफेंटियासिस स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर। नहीं, ये कंटामिनेटेड वाटर से स्प्रेड नहीं होता, इसका वेक्टर होता है मॉस्क्यूटो। और वो भी कौन सा मॉस्क्यूटो? जवाब है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो इसका वेक्टर है। ये पानी से कंटामिनेटेड पानी से नहीं फैल रहा। एलिफेंटियासिस कॉज्ड बाय फाइलेरियल वर्म, ठीक है। और उस फाइलेरियल वर्म का नाम उन्होंने लिखा हुआ एलिफेंटियासिस कॉज्ड बाय वुचरेरिया ब्रोंकफ्टाई, ये भी सही है। और वुचरेरिया मलाई भी होता, वो भी ठीक होता। और लिखा हुआ कॉज ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, ये भी बात सही है क्योंकि ये लोअर मतलब पोर्शन में या फिर जेनाइटल ऑर्गन में डिस्फॉर्मिटी पैदा करता है। तो आपको BCD सही है और आपको करेक्ट बात ही बतानी है। और करेक्ट बात बतानी है तो आप बताइए जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा BCD। और BCD को लेकर आंसर आपके पास 4 हो गया है। क्या हो गया बेटा? 4। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन 122 लिखा हुआ हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। कितनी मैचिंग इसमें से सही है?
तो आप देखिए सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का यूज़ करते हैं। आपको पता है कि भैया वेक्टर में कुछ खास बातें होनी चाहिए, ओराई होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जो रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को छांटने में हेल्प करे, और क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। पीसीआर डीएनए सिंथेसिस तो है लेकिन ये लिविंग कंडीशन में नहीं, लैब में, तो इसे आप इन विट्रो बोलिए। क्या बोलिए? इन विट्रो। तो ये वाली बात गलत हो गई। जीन थेरेपी 1990 सही है, और लैपिडोप्टेरन्स में आर्मी वॉर्म आते हैं। जिस तरीके से डिप्टेरन्स में आपके पास कौन आ रहा है? डिप्टेरन्स में फ्लाइज और मॉस्किटो आते हैं, कोलियोप्टेरन्स में आते हैं बीटल्स। तो आप बताइएगा कितनी बातें सही हैं, और इसमें मुझे 1, 2, 3 बातें सही लग रही हैं, तो आंसर आपका थर्ड बनेगा, 122 का थर्ड। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लो, 123 क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। लिखा हुआ है इन मैमल्स इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन। बिल्कुल सही बात है। मैमल्स में जो इंसुलिन बनता है प्रो हार्मोन के फॉर्म में बनता है, उसका मैचुरेशन होता है, मैचुरेशन के दौरान उससे एक एक्स्ट्रा चेन रिमूव की जाती है जो कि सी वाली चेन होती है। मैच्योर आरबीसी में सिर्फ ए और बी चेन होती है। तो लिखा हुआ है प्रो हार्मोन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच। एक्स्ट्रा स्ट्रेच तो है लेकिन वो बी पेप्टाइड नहीं होता, यहाँ पर सी होना चाहिए। फिर लिखा है बी पेप्टाइड इज रिमूवल ड्यूरिंग मैचुरेशन इनटू इंसुलिन। ये भी बात गलत है, यहाँ पर बी पेप्टाइड को रिमूव नहीं करते मैचुरेशन के दौरान, सी को करते हैं। और सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ये बात सही है। आपके पास मैच्योर इंसुलिन में सिर्फ ए और बी चेन पाए जाते हैं। डाइमेरिक प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है इंसुलिन। तो ए और डी आपके पास सही है, आंसर आपका थर्ड बनेगा, 123 का थर्ड। अगला क्वेश्चन देख लो, 124। एसर्शन और रीजन दिया हुआ है बेटा, गौर से देखिए। लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। बिल्कुल बात सही है भैया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वेक्टर का डीएनए को कट करना है और जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ना है। जब उस वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ जाएगा तो उस डीएनए पर जीन के नए कॉम्बिनेशन बन जाएंगे जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। ठीक बात है। फिर लिखा द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम। जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट हैं, इसका मतलब आप समझिएगा, रिकॉम्बिनेंट उसे कहते हैं जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंच गया है। और जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंच गया है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि रिकॉम्बिनेंट आपको नॉन रिकॉम्बिनेंट छांटने में कि आपने कौन से जीन की क्लोनिंग साइट का यूज किया है, कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के। तो लिखा हुआ रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम इफ पीबीआर 322। पहले तो पीबीआर 321 नहीं होना चाहिए, यहां पर पीबीआर 322 होना चाहिए। इंटीग्रेटेड विद फॉरेन जीन ऑन टेट्रासाइक्लिन। तो ये वाली बात तो गलत हो गई, पीबीआर को लेकर ये बात गलत है कि यहाँ पर पीबीआर 321 नहीं, पीबीआर 322 की बात है। और रिकॉम्बिनेंट अगर ये पीबीआर 322 होता तो आप रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को छांटने के लिए टेट्रासाइक्लिन का यूज करते। टेट्रासाइक्लिन में जो मर जाता वो रिकॉम्बिनेंट होता और जो नहीं मरता वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होता। ठीक है, तो आपके पास रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम। ठीक है, और इफ पीबीआर 321 लिखा हुआ है, आप देखिएगा इंटीग्रेटेड विद फॉरेन जीन ऑन टेट्रासाइक्लिन जीन। तो आप यहां पर देखिए एम्पीसिलिन में तो जिंदा रहेगा लेकिन सिर्फ यहां पर गेम कर दिया गया है, छोटा सा 321 लिख दिया गया है। इसका मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है। आंसर आपका सेकंड बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा? 124 का आंसर बन जाएगा सेकंड। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि असर्शन में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। बिल्कुल, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो आपके क्लाइमेटिक फैक्टर और उसमें प्रेजेंट केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। और आपको ये भी पता है कि अगर केमिकल कंपोजिशन के तौर पर लिग्निन का और काइटिन का डिपोजिशन अगर होगा तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है। और कहते हैं कि अगर शुगर या फिर प्रोटीन जैसे
सब्सटेंस का अगर डिकम्पोजिशन हो, वो कवरिंग होगा, तो डिकम्पोजिशन ऐसा हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। रीजन में लिखा हुआ है वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवरेबल है डिकम्पोजिशन के लिए, ये बात सही है। फिर लिखा लिग्निन एंड काइटिन रिच डेट्राइटस डिकम्पोजिशन रेट को फास्टर कर देगा। गलत जवाब, ये डिकम्पोजिशन रेट को स्लोअर कर देगा, क्योंकि लिग्निन और काइटिन का डिपोजिशन होगा तो डिकम्पोजिशन फास्ट नहीं होगा। असर्शन सही है और रीजन गलत है, आंसर फिर से सेकेंड है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, आंसर फिर से सेकंड है बेटा। 126 लिख रहा है कि एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। तो आपको पता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल, हायर लेवल पर जब भी जाएगी तो एनर्जी फॉलो करती है, एनर्जी का फ्लो फॉलो करता है 10% रूल ऑफ लिंडमैन। ठीक है, जैसे आपको पता है T1 में अगर एनर्जी आपके पास 1000 जूल है तो T2 में इसका 10% ही जाएगा जो कि 10 जूल होगा, और अगर T3 की बात कर दी जाए तो इसका 10% जाएगा जो कि 1 जूल होगा। तो एनर्जी का फ्लो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल, हायर ट्रॉफिक लेवल, हमेशा प्रोड्यूसर से एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का मूवमेंट होगा और वो फॉलो करेगा 10% रूल को। इसको फॉलो करेगा 10% रूल को। तो आंसर आपका 126 का फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो 127। डाइवर्सिटी इन स्पीसीज ऑफ एम्फीबिया इज डैश डैश एंड ईस्टर्न घाट देन द वेस्टर्न घाट। आपको ये डायरेक्ट लाइन मिलेगी और वो मिलेगी स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी में, और उसमें कहा जाता है कि वेस्टर्न घाट में ज्यादा एम्फीबिया की स्पीसीज पाई जाती हैं देन द ईस्टर्न घाट। तो यहां पर लिखा हुआ डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबिया इज डैश डैश ईस्टर्न घाट देन द वेस्टर्न घाट। तो यहां पर लेस लिखना, ना कि मोर। आंसर आपके पास फर्स्ट हो जाएगा। आपको पता है कि वेस्टर्न घाट में, आपको यह पता है कि वेस्टर्न घाट में एम्फीबिया की स्पीसीज, एम्फीबियन स्पीसीज जो है वो होती हैं ज्यादा देन द ईस्टर्न घाट, देन द ईस्टर्न घाट। ओके, तो वही वाली बात है, लेस आप लिखिएगा। तो 127 का जवाब आपके पास फर्स्ट है। 28 लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 द टोटल नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब्ड सो फार। आपको पता है कि रॉबर्ट बे का एक डेटा है 7 मिलियन का, 7 मिलियन आपके पास स्पीसीज हो सकती हैं और उसका लगभग 22% पार्ट आपने डिस्कवर कर लिया है, जो कि है मोर देन 1.5 मिलियन। लेकिन अगर मैं कहूं कि लिविंग वर्ल्ड में ये डेटा 1.7 टू 1.8 मिलियन बोल रहा है, तो ये मोर देन जो है वो काफ़ी मोर देन नहीं, आप स्लाइटली मोर देन बोल सकते हो। तो आप स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन ठीक है, स्लाइटली लेस देन नहीं, 7 to 8 बिलियन नहीं, 1.5 मिलियन एग्जैक्ट नहीं। तो आपका आंसर 128 का फर्स्ट हो जाना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लो 129। क्वेश्चन देखिए, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। और बिल्कुल बात सही है, ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता। बात बिल्कुल सही है असर्शन की। फिर रीजन में लिखा हुआ है इन इकोसिस्टम व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल सम एनर्जी ऑलवेज गेन। गलत जवाब, ये सम एनर्जी ऑलवेज लॉस बैक टू द प्रीवियस लेवल। कहते हैं T1 से T2 जा रहा है, T2 से T3 जा रहा है, तो हर ट्रॉफिक लेवल में ये गेन हो रही है, लेस हो रही है। सिर्फ 10% आपकी एनर्जी जा रही है तो आपका गेन नहीं हो रही, लॉस हो रहा है। दैट्स वाई ये वाली बात गलत हो गई। असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। आंसर सेकेंड बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा? सेकेंड। 130 लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको स्टेटमेंट बताना है नॉट करेक्ट, वो भी किसके रिस्पेक्ट में? माइक्रोब्स के रिस्पेक्ट में। माइक्रोब कौन होते हैं?
कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको देखने को मिल जाए माइक्रोस्कोप से, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखने को मिले, उन्हें माइक्रोब्स कहते हैं। इन माइक्रोब्स में आपके पास ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे। हालांकि ऑर्गेनिज्म टर्म लिविंग के लिए होता है, हालांकि ए सेलुलर के लिए भी टर्म यूज किया जाता है, वायरस, वायरॉइड और प्रायोन्स के लिए भी। तो माइक्रोब्स कॉज लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हैं माइक्रोब जो हमें डिजीज कराते हैं। फिर लिखा माइक्रोब ऑल्सो कॉज डिजीज इन प्लांट्स और एनिमल्स। ये भी बात सही है, माइक्रोब्स प्लांट्स में भी डिजीज कराते हैं, एनिमल्स में भी करा रहे हैं। सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन। ये भी बात सही है। हम ह्यूमन वेलफेयर, आपके पास ह्यूमन वेलफेयर की यूनिट में हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर सुना है, तो वहां पर आपको पता बहुत सारे माइक्रोब हमें हेल्प करते हैं, जैसे डो बनाने वाला, मतलब दही बनाने वाला, तौड़ी बनाने वाला, फर्मेंटेशन करने वाला हेल्प कर रहा है मुझे। फिर लिखा है ऑल माइक्रोब्स कैन ग्रोन इन न्यूट्रिटिव मीडियम टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन बी सीन इन द नेकेड आई। तो क्या आपको ये पता है, क्या ये बात आपको सारे माइक्रोब के लिए है? क्या सारे माइक्रोब कल्चर मीडियम में कल्चर किए जा सकते हैं? वायरस तो नहीं किया जा सकता, वायरॉइड नहीं करते, प्रियॉन्स नहीं करते। तो ऑल माइक्रोब्स कैन बी ग्रोन इन न्यूट्रिटिव मीडियम, ये वाली बात गलत है। हाँ, कॉलोनी कौन बना रहा है? कॉलोनी आपका बैक्टीरिया वाला माइक्रोब बना ले रहा, फंजाई बना ले रही है, जिसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन वो ऑल नहीं है। ऑल नहीं है तो ये वाला ऑप्शन गलत है। आप लिख सकते थे सर्टेन, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम कल्चर करा सकते हैं। तो आपके पास गलत ही निकालना था, तो 4 हो गया है। क्या हो जाएगा बेटा? 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 131। When Darwin spoke the struggle of existence and survival of fittest in nature, he was convinced that interspecific competition, it is a potent force in organic evolution. जब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पीट करती हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, तो वो पोटेंट फोर्स बनता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का। और वो उस टाइम क्यों ऐसा बनता है? जब कंपटीशन करेंगी तो जीतेगा वही जो फिट होगा, जीतेगा वही जो उसमें से बेस्ट होगा। तो ये बात बिल्कुल एज इट इज मानना था डार्विन का, बिल्कुल बात सही है। लेकिन कंपटीशन को लेकर ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। डार्विन के हिसाब से ये बात सही है। कंपटीशन के ब्याप पर ये बात क्यों सही नहीं है? क्योंकि डार्विन साहब कहते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जब लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करती हैं या फिर अपने मतलब जो है ना इंटरैक्ट करती हैं, तब कंपटीशन कहलाता है। तो एनसीईआरटी में साफ साफ बोला हुआ है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा कंपटीशन दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में ही हो। जैसे कि आपने देखा होगा फ्लेमिंगो बर्ड और वहाँ की फिश, दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, क्लोजली रिलेटेड नहीं है, लेकिन कंपटीशन फील करती हैं स्मॉल फिश के लिए। और ऐसा भी नहीं कि हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेस हो तभी कंपटीशन हो, कभी कभी इंटरफियरिंग कंपटीशन भी हो सकता है जबकि वहां पर रिसोर्सेस लिमिटेड नहीं थे। जैसे कि एबिंगटन टॉर्टॉइस का खत्म हो जाना, जब हमने ग्रेजिंग किसे बेच दिया है, गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया था गैलोपैगोस आइसलैंड में, और वो एक तरह का इंटरफियरिंग कंपटीशन था। वहां पर रिसोर्सेस लिमिटेड नहीं थे, अनलिमिटेड थे उस टाइम। फिर लिखा है एबिंगटन टॉर्टॉइस इन गैलोपैगोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड फॉर आफ्टर गोट वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन आइसलैंड। फिर लिखा हुआ apparently due to greater browsing efficiency of the goat, और इसी को हम इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं। और ये वाली बात भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर आपका 4 बन जाएगा। समझ आ गया बेटा? अगला क्वेश्चन देख लो, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच की बात कर रहे हैं। फिर लिखा हुआ ह्यूमन लिवर फ्लूक 1 इंटरमीडिएट होस्ट, गलत जवाब। यहां 2 इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, 2 इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। और आपको पता है इसमें जो वेक्टर होता है वो स्नेल हो सकता है, फिश हो सकती है, और एक आपके पास ह्यूमन हो सकता है।
तो मैकऑर्थर वार्बलर्स की बात करी थी, ये बात सही है, और ये बात की थी उन्होंने रिसोर्स की पार्टीशनिंग को लेकर। किसे लेकर की थी? रिसोर्स की पार्टीशनिंग को लेकर, है ना। और पैरासिटिक अडॉप्टेशन, प्रेजेंस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, तो ये प्रेजेंस नहीं एब्सेंस होंगे। पैरासिटिक अडॉप्टेशंस में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का ना होना, एलिमेंट्री कैनाल का ना होना, हुक्स एंड सकर्स का पाया जाना, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन ना पाया जाना, और इन सारी जो एनर्जी बचाई है उसे सब रिप्रोडक्शन में लगा देना। तो ब्रीडिंग आपके पास रेट बहुत ज़्यादा होता है पैरासिटिक अडॉप्टेशन जब अपनाते हैं पैरासाइट। तो सही जवाब सिर्फ सेकेंड है, 32 का सेकेंड। 33, आप इस फोटो को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर गिवन डायग्राम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये डायग्राम दिया गया है जो कि है मिकेलिया का, और मिकेलिया आपको ये बताता है कि भाई ये मल्टी कार्पिलरी है। कैसा बेटा? मल्टी कार्पिलरी है, मतलब कई सारे इसमें आपके कार्पिल्स पाए जा रहे हैं, तो कई सारे गाइनोशियम में कई सारी ओवरी हैं, और जो फ्रूट बनेगा वो एग्रीगेट बन जाएगा। और कहा जा रहा है कि यही आपके पास जो कार्पेल हैं वो फ्री हैं। कैसे हैं? फ्री हैं, तो उसे हम एपोकार्पस कह रहे हैं। तो मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन मिकेलिया में देखने को मिलती है, और ये आपके पास कार्पिल की बात कर रहे हैं, तो ये मेल सेक्स ऑर्गन तो नहीं है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और वो एंजियोस्पर्म होता है मिकेलिया। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन जिम्नोस्पर्म का नहीं है। इट रिप्रेजेंट मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन, नहीं, दोनों नहीं कर रहा। इट डेवलप एग्रीगेट फ्रूट ईयर्स, जब आपके कई सारी ओवरी फ्रूट्स बनाती हैं, और फ्लावर एक ही होता है, कई सारी ओवरी आपके पास पाई जाती हैं, तो आपके पास एग्रीगेट फ्रूट कहलाता है। जब पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस बदल जाए फ्रूट बनाने में, तो उसे हम कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। कई सारे फ्लावर और कई सारी ओवरी, यहाँ पर एक फ्लावर कई सारी ओवरी की बात की जा रही है, तब बनेगा एग्रीगेट फ्रूट। तो आप देखिए यहाँ पर कितनी बातें सही है, बी और ई, इसे लेकर आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैच द फॉलोइंग ROP रेप्लिकेशन ऑर्गेनाइजिंग प्रोटीन पर एक पाई जाती है क्लोनिंग साइट PVU2। ये बात सही है। ए का फर्स्ट का ए लिख देते हैं। फर्स्ट का क्या लिख दें? ए। फिर BAMH1 टेट्रासाइक्लिन पर पाई जाती है, BAMH1 भी पाई जाती है, SAL1 भी पाई जाती है, बी ठीक है। PVU1 PST1 आपके एम्पिसिलिन पर पाई जाती है, ये भी आपके पास ठीक है। SAL1 आपके टेट्रासाइक्लिन पर है, ये भी ठीक है। ABCD जवाब आपका सही है, और आंसर फर्स्ट बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लें, 135 लिखा हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको निकालना है। फिर लिखा हुआ माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन मेथड आपके पास एनिमल सेल्स, बिल्कुल सही है, कॉम्पिटेंट बनाने के लिए। TI प्लाज्मेड इस्चरीचिया कोलाई में नहीं होता, ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन में। ठीक है, आपके पास एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस पैथोजन है, बिल्कुल है। आपके पास नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया ब्लू कलर की कॉलोनी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा नहीं है। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ जाता तो ये ब्लू कलर की कॉलोनी नहीं बनाते, ये बनाते कलरलेस कॉलोनी। गलत जवाब आपके पास सेकेंड है, 135 का सेकेंड। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड to allow the study of how genes are regulated and how they affect the normal function of the body and its development। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ट्रांसजेनिक एनिमल हमने जीन को पहचानने के लिए, उनके फंक्शन को पहचानने के लिए भी बनाए हैं। फिर लिखा हुआ है, मॉडिफिकेशन या यूजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, फूड, मेडिसिन, सोर्स फॉर एग्जाम्पल हैज ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विद पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम।
बिल्कुल बात सही है। जो भी हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, जिससे फूड मिल जाए, मेडिसिन मिल जाए आपके पास, अदर पब्लिक या फिर ह्यूमन सर्विसेज के लिए मिल जाए। लेकिन जब कुछ लोग इन सब चीज़ों को पेटेंट करा लेते हैं तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो यही कह रहे हैं। तो दोनों बातें सही हैं, आंसर आपका 4 बनेगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको निकालना है, बताइएगा। लिखा हुआ कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, बिल्कुल है, उसमें एक्स लिंक्ड है। और आपके पास सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव है, ये भी सही है। फेनिलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, ये ऑटोसोमल रेसेसिव है। ऑटोसोमल डोमिनेंट आपके पास मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है। थाइलोसीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव है। गलत जवाब आपका 3rd हो गया। गलत जवाब आपका क्या हो जाएगा? 3rd, 37। अगला 138 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच आपको निकालना है, बताइए, बच्चों वाला क्वेश्चन है। थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, बिल्कुल, इसमें अल्फा चेन और बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के नंबर में अफेक्शन होता है। क्लाइनफेल्टर आपके पास एन्यूप्लाइडी है और एन्यूप्लाइडी में भी ट्राइसोमी है और ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम है। और सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, इसमें हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंज आता है। आपको पता है सिकल सेल एनीमिया में बीटा चेन में 6 पोजीशन पर आना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, आ जाता है वैलीन, और एक पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल बनता है। सेलेक्ट द करेक्ट मैच प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल आप इसमें से कौन सा ले सकते हो? हम फेनिलकीटोन्यूरिया लेंगे, क्योंकि फेनिलकीटोन्यूरिया एक जीन, एक से ज्यादा कैरेक्टर आपको देखने को मिल सकता है, मेंटल रिटार्डेशन एंड स्किन का पिगमेंटेशन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट। हैंकिंग वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन खोजा था और एक्स बॉडी को भी बताया था, आपके पास 3rd को लेकर बात है। फीमेल बर्ड आपके पास ZW सिस्टम रखता है, हेट्रोगैमेटी फीमेल में होती है, ये भी बात सही है, 2nd है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये भी आपके बात बिल्कुल सही है। तो 1st, 3rd, 2nd, 4th, 1st, 3rd, 2nd, 4th को लेकर आंसर आपका 2nd हो जाता है। क्या बन जाएगा बेटा? 2nd। अगला क्वेश्चन देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच। और इस इनकरेक्ट मैच में देखिएगा डीएनए हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, बिल्कुल गलत, पोलर मॉलिक्यूल है। और अगर तुम्हारा डीएनए पोलर है तो वो हाइड्रोफिलिक होगा, क्योंकि पोलर में पोलर से मोहब्बत करते हैं, है ना। और वाटर भी पोलर है, और लाइक डिसॉल्व लाइक। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रोस जेल का यूज करते हैं, जो मुझे सीवीड से प्राप्त होता है, सीवीड से प्राप्त होता है, जो कि आपके पास एग्जाम्पल है रेड एल्गी। और रेड एल्गी में याद रखना जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होगा। ठीक, आगे लिखा हुआ है डीएनए फ्रेगमेंट नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, बात सही है। गलत जवाब आपका पहला है, 140 का 1, पहला वाला बात गलत है। अगला क्वेश्चन देख लो, 141 लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको निकालना है 1983 एली लिली कंपनी जिसने बनाई आपके पास ह्यूमुलिन, ह्यूमन की इंसुलिन, अमेरिकन कंपनी है, सही बात है। 1990 4 ईयर गर्ल और इसमें फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी की गई, ये भी सही है। 1997 पर फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई, रोजी काउ, ये भी बात सही है, कोई भी गलत नहीं, आंसर नन होगा। 142 देखिए 3 फोटो दिए हुए हैं और 3 फोटो में सबसे पहले फ्लैट सेल्स दिखाई दे रही हैं, आप उसे स्क्वैमस बोल सकते हैं। दूसरी आपको क्यूबॉइडल आपके पास दिखाई दे रही है क्योंकि क्यूब लाइक है, और तीसरी आपको कॉलमनार दिखाई दे रही है, कॉलमनार। अब कह रहा है कि ए वाला जो है वो करेक्ट निकालना है, देखना ए वाला जो है वो इरेगुलर बाउंड्रीज रखेगा, एल्वुलाई ऑफ लंग्स में पाया जाएगा, ब्लड वेसल्स में पाया जाएगा, ठीक है। बी वाला फाउंड इन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो क्यूबॉइडल में, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल आपने सुना होगा, पीसीटी में पाया जाएगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, सी वाला एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करेगा, ये भी बात सही है।
डी वाला आपके पास ए वाला लिखा है फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड फाइगोसेटिक, ये वाली बात गलत है। और सी वाले में लिखा हुआ है देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल और म्यूकस, ये वाली बात गलत हो गई। ये तभी इस बात सही होगी जब वो सीलिएटेड बोलेंगे, है ना। तो आपके पास ए बी सी बात सही है, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही है। क्लियर। आंसर 142 का क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड। अगला आपके पास लिखा है फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लियल सेल। आपको पता है जो न्यूरल टिश्यू है उसमें पाई जाएंगी नर्व सेल और न्यूरोग्लियल सेल्स। और न्यूरोग्लियल सेल जो होती हैं वो न्यूरॉन को सपोर्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, है ना। तो आपके पास यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ नेफ्रॉन लिखा हुआ है, गौर से पढ़िएगा, न्यूरॉन नहीं है। और यहाँ पर सपोर्ट ऑफ न्यूरॉन है, ये बात सही है। और यहाँ पर सपोर्ट ऑफ नेफ्रॉन लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर बोथ ना लगा देना जल्दबाजी में, आंसर सेकंड होगा। अगला आपके पास लिखा हुआ द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एरिया, सरफेस एंड एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन ऑफ लमाइना वेरी इन डिफरेंट लीव्स। बिल्कुल बात सही है, लीव का शेप वेरी करता है, मार्जिन वेरी करता है, उसका इंसिजन वेरी करता है, तो ये लीव्स में देखने को मिल जाता है। वेन्स प्रोवाइड करता है किसी भी आपके लीव ब्लेड को रिजिडिटी, और उसके साथ साथ चैनल्स की तरह भी काम करता है जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, मिनरल और फूड मटेरियल्स को। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। आंसर आपको 4 बनना है। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 4। अगला क्वेश्चन देखो 145 लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको निकालना है, और यहां पर लिखा हुआ है कि एक तरफ एनिमल लिखा हुआ है और दूसरी तरफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लिखा है। अर्थवॉर्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं, मॉइस्ट क्यूटिकल पाई जाती है, ठीक है। बर्ड्स में लंग्स पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं, अर्थवॉर्म में गिल्स नहीं होते, मॉइस्ट क्यूटिकल पहले बोल चुके हैं। आंसर 145 का 4 हो जाना है। अगला 146 लिखा हुआ है मैल्पिगियन ट्यूब्यूल आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ऑल आर्थ्रोपोड। ऑल टर्म गलत है, सारे आर्थ्रोपोड में नहीं है। क्रस्टेशिया में अलग है भाई साहब, है ना, अरेक्निडा में अलग है। तो आप मैल्पिगियन ट्यूब्यूल आप इंसेक्टा के लिए बोल दो, इंसेक्टा क्लास के लिए बोल दो, सबके लिए नहीं। ये वाली बात गलत हो गई। स्टैटोसिस्ट इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बिल्कुल गलत। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। स्टैटोसिस्ट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन। क्या है? बैलेंसिंग ऑर्गन है बेटा। तो ये दोनों बातें गलत हैं, और दोनों बातें गलत हैं तो हमें फर्स्ट ऑप्शन ठीक लग रहा है। 146 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट। दोनों बातें गलत हैं। अगला 147 साइटाकुला बर्ड है, ठीक है, पैरट को कहते हैं। फिर लिखा हुआ आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जो भी बर्ड होते हैं वो होम्योथर्मस होते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रख सकते हैं, होम्योथर्मस। फिर लिखा हुआ है एन एप्टिनोडाइट एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट फॉर रेस्पिरेशन। एप्टिनोडाइट भी आपके पास बर्ड है, और बर्ड जो होते हैं वो एयर सैक लगते हैं जो कि लंग्स के तौर पर एयर पहुंचाते हैं, सप्लीमेंट के तौर पर काम करेंगे रेस्पिरेशन में। दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर 4। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर 4 बन जाना है। 148 बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। लिखा हुआ है क्लोज कॉन्जॉइंट कोलेट्रल बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल फाउंड इन डाइकोट स्टेम। जल्दबाजी में याद रखना भूल जाओगे कि डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और आपके सेकेंडरी ग्रोथ में जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाएगा, और अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसे हम ओपन कहते हैं, क्लोज नहीं कहते। गलत जवाब। यहां पर आप ओपन लिख सकते हो, ठीक। ऑल टिश्यू ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पिथ इन डाइकोट रूट कॉर्ड मतलब कॉन्स्टिट्यूट स्टील। सही बात है,
इसे हम स्टील कहते हैं। जो भी एंडोडर्मिस के अंदर जो भी पार्ट है उस सबको मिलाकर स्टील कहते हैं। लिखा हुआ पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकॉट रूट, सही बात है। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है मोस्ट ऑफ दी मोनोकॉट स्टेम में, ये बात भी सही है। गलत जवाब 148 का फर्स्ट हो जाना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन, द नेचुरल अमीनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन हैव। तो नेचुरल अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, तो ऐसा अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाता है, और ऐसा अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड कहलाता है, उसी की बात कर रहा है। लिखा हुआ NH2 ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन और COH ग्रुप ऑन बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन तो आपका बनेगा नहीं, अल्फा अमीनो एसिड नहीं होगा। NH2 ग्रुप और COH ग्रुप इज द सेम अल्फा कार्बन, यस। NH2 ग्रुप एंड बीटा ग्रुप आपके जो होगा बीटा कार्बन और COH ग्रुप अल्फा कार्बन, गलत। CHO ग्रुप बात गलत हो गई, सही बात है आपकी सेकेंड। जिस कार्बन पर NH2 ग्रुप उसी पर COH ग्रुप, उसी को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसी पर जुड़ेगा एक एल्किल ग्रुप और उसी पर एक बैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन, तभी हम अल्फा अमीनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहते हैं। ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग? बिटवीन एडेनिन एंड यूरेसिल। एडेनिन और यूरेसिल को लेकर। बोथ आर प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में यूरेसिल और एडेनिन दोनों पाया जाता है, सही बात। बोथ आर प्रेजेंट इन डीएनए, नो यूरेसिल नहीं पाया जाता। फिर लिखा बोथ आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यस। चाहे एडेनिन हो वो आपके पास सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन है, ये सब्स्टिट्यूटेड में पायरिमिडीन है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, उसमें कार्बन के अलावा और नाइट्रोजन एटम भी है। फिर लिखा बोथ आर एसिडिक मॉलिक्यूल, गलत। नाइट्रोजनस बेस है तो ये बेसिक होगा, ठीक है। तो कितनी बातें सही हैं एडेनिन और यूरेसिल को लेकर? तो 2 बातें सही हैं, ए और सी। आंसर क्या बनेगा? थर्ड। 150 का आंसर क्या होगा बेटा? थर्ड। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 121 से लेकर 150 तक। आई होप आपको समझ आए होंगे, बढ़िया क्वेश्चन थे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, है ना बेटा। और इसके बाद आप मुझे इजाज़त दीजिए, आगे के क्वेश्चन के लिए आप सर का स्वागत करिए। थैंक यू सो मच। हेलो फ्यूचर डॉक्टर, उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और ये जो डिस्कशन चल रहा है FST 60, तो 60 पेपर हो चुके हैं FST के, और ये 60 का डिस्कशन है जो कि है ना 150 तक आप देख चुके हैं। आइए हम 151 को डिस्कस कर रहे हैं। तो 151 जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। दिए गए डायग्राम को देखकर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। अब देखिए यहाँ पर जो डायग्राम है, अब देखिए ये डायग्राम, अच्छा ये डायग्राम आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा है ना सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होते हैं। कैसे होते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम होते हैं। जो राइबोसोम होते हैं ये क्या होता है? 70S होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? जरूरी चीज़ें अपना बना लेते हैं, एंजाइम, प्रोटीन बना लेते हैं, एंजाइम बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसलिए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो स्पेस होता है मैट्रिक्स बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन बेटा है ना फिंगर लाइक फोल्ड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टा। अब ध्यान दीजिए, अब आइए देखते हैं इसके रिस्पेक्ट में क्या क्वेश्चन है। अच्छा ये सेल ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर होंगे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाएंगे, प्रोकैरियोट सेल के अंदर नहीं। तो पावर हाउस ऑफ सेल, बिल्कुल इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, पावर हाउस ऑफ सेल होते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके पास डीएनए, आरएनए, राइबोसोम होते हैं, जिससे ये क्या है? प्रोटीन बना लेते हैं, एंजाइम बन जाती है, जिससे इनके अंदर जो भी रिएक्शन होती है परफॉर्म हो सकती है। मैट्रिक्स कंटेन, मैट्रिक्स में सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। सिंगल डीएनए जो होगा सिंगल होगा, स्टैंडर्ड होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर होगा। फाउंड ओनली, ओनली नहीं। अब देखिए ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये केवल फाउंड ओनली प्लांट एनिमल नहीं, सभी ये यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। फंगस
आपस में हो सकते हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर में हो सकते हैं। ए पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, नहीं, इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के जो पार्ट होते हैं बेटा, गोल्जी बॉडी होती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं, लाइसोसोम होते हैं, वैक्यूल होते हैं। इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं आते, तो इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट्स नहीं होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट है ए बी सी, तो ए बी सी इज करेक्ट, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, यहाँ पर भी दिया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आइए जरा देखते हैं। पोलाइडी के क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑफ सेल एट एस फेज विल बी डबल एट द G1 फेज। आप देखते हैं, आप देखें कि सेल साइकिल जो होती है बेटा, दो पार्ट में कंप्लीट होती है, इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज जो होता है, एम फेज वो फेज है जिसमें बेटा एक्चुअली सेल डिवाइड करती है, और यहाँ पर जो होता है इंटरफेज, G1 होता है, एस होता है और G2 होता है। एस में जो है डीएनए रिप्लिकेट करता है, डीएनए रिप्लिकेट करेगा, डीएनए रिप्लिकेट करता है। डीएनए, अब ध्यान दीजिएगा, G1 पे एस फेज में डीएनए रिप्लिकेट करता है, जिससे डीएनए का जो अमाउंट होता है, अमाउंट जो होता है डीएनए का, वो डबल हो जाता है। लेकिन हाँ, तीनों फेज में क्रोमोसोम जो नंबर होता है, ये है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। अगर 2n है तो 2n 2n 2n, n है तो n होगा, तो क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलेगा। अगर पोलाइडी बेटा है ना 2n है तो 2n, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पोलाइडी चेंज नहीं होती, तो ये रॉन्ग हो गया। पोलाइडी ऑफ द सेल एट द एस एंड G1 फेज विल बी सेम, बिल्कुल ये करेक्ट है। पोलाइडी चेंज नहीं होती, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है एस फेज में। पोलाइडी ऑफ सेल एट एस फेज विल बी हाफ, ये भी रॉन्ग है, तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या जाता है, सेकेंड जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 153 है, इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एज रिजल्ट ऑफ व्हिच। ये कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें केवल कैरियोकाइनेसिस होती है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसके बाद जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस ये क्या है, फेल हो गई, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। तो इस केस में क्या होता है, सेल मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है, एक सेल में कई न्यूक्लियस हो जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। कोकोनट के जो बेटा लिक्विड वाला पार्ट होता है वो क्या है, न्यूक्लियर है ना, इंडोस्पर्म होता है। तो आइए देखिए, यूनिन्यूक्लिएट नहीं, मल्टी न्यूक्लिएट बिल्कुल सही है। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन एराइजेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम। अच्छा, सिंसाइटियम का मतलब है ना, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। जैसे लिक्विड इंडोस्पर्म, मैंगो नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए, कोकोनट, कोकोनट। तो ये रॉन्ग हो गया, तो आंसर क्या जा रहा है, इसका आंसर करेक्ट आंसर हो गया सेकेंड। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। 153 के जो आंसर है क्या, सेकेंड, बिल्कुल सही। तो 154 की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं यहाँ पर 154, रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। रूट ऑफ स्वीट पोटैटो आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, ये किसके मॉडिफिकेशन है, तो आपको पता है, टैप रूट नहीं, फाइब्रस रूट नहीं, स्टेम नहीं, एडवेंटियस रूट। क्या होगा, एडवेंटियस रूट, यानी करेक्ट आंसर क्या हुआ, सेकेंड। एडवेंटियस रूट के ये मॉडिफिकेशन है। अच्छा, टैप रूट क्या होती है, टैप रूट का मतलब प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेज मिलके टैप रूट बनाती है, जैसे कैरेट में पाए जाते हैं, है ना, टर्निप में। तो जो मॉडिफिकेशन होता है कैरेट और टर्निप में, है ना, टैप रूट मॉडिफाइड होती है। व्हीट में बेटा क्या है, फाइब्रस रूट पाई जाती है, फाइब्रस रूट, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 155, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट। यहां पर देखिए, ड्यूट्रोमाइसिटीज नॉन टू इम्परफेक्ट फंजाई। ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, ये बात सही है।
बिकॉज, लेकिन क्यों? ओनली द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पर सेक्सुअल नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नोन। बेटा ड्यूट्रोमाइसिटीज की अगर हम बात करेंगे तो ये कहा जाता है कि ड्यूट्रोमाइसिटीज केवल और केवल वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और के लिए ही बना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें अब्सेंट होता है। स्टेटमेंट अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे तो रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं तो बेटा इसमें दिया है मोरल, ट्रफल और पफवाल ये इडिबल होते हैं, बिल्कुल बात सही है। यानी जो मोरल एंड ट्रफल होते हैं ये एस्कोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं। पफवाल जो होता है बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आता है। तो ये दो है इडिबल होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट, यानी आंसर क्या गया? सेकंड आंसर करेक्ट। 155 का करेक्ट आंसर सेकंड। 156 देखिए, 156 क्या दिया गया है यहाँ पर? बेटा दिया है स्टेटमेंट फर्स्ट, वायरस, वायरोइड, प्रियन आर द एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरस, वायरोइड एंड प्रियन जो है एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बिल्कुल ये बात सही है, बिल्कुल बात सही है। वायरस की बात करेंगे तो वायरस में डीएनए हो सकता है और उसके बाद प्रोटीन हो सकता है, आरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, लेकिन किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होते। वायरोइड की बात करेंगे तो ओनली क्या होता है? केवल बेटा इसमें ओनली क्या होती है? आरएनए होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। प्रियन की बात करेंगे तो ओनली बेटा ये जो होते हैं ओनली क्या है? प्रोटीन होते हैं, और जो इसकी प्रोटीन होती है एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होती है, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन का बना होता है। तो ये एज सेलुलर होते हैं क्योंकि सेल के लिए प्रोटोप्लाज्म चाहिए, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये वायरस, वायरोइड और प्रियन एज सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बात सही है। In the five kingdom classification of Whittaker there is no mention of the lichen। बेटा यहाँ पर ये भी बात सही है, RH Whittaker ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में वायरस, वायरोइड, प्रियन और लाइकेन के लिए कोई जगह नहीं दिया, ये बात सही है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है? चारों करेक्ट है, यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ऑप्शन क्या है? 4 करेक्ट हुआ, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। 156 का एसोसिएशन होता है लाइकेन, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 157, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन क्लोरेला एंड अमीबा रिप्रोडक्शन नॉन सिनोनिमस विथ ग्रोथ। लिविंग वर्ड से ये क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा, क्लोरेला एंड अमीबा बेटा ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ का जो तरीका है सेम होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेटा ये क्या है? सेल डिवीजन होता है, 2 सेल बन जाती है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, बेटा ये क्या हुआ? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, ग्रोथ हो गया। एक सेल से 2 सेल बनना, प्रोजेनी सेल, रिप्रोडक्शन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का जो बेटा पैटर्न होता है सेम होता है, यानी ये सिनोनिमस होते हैं। यहां पर दिया है नॉन सिनोनिमस, यानी ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकेंड है मेटाबॉलिज्म इज एब्सेंट इन सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो मेटाबॉलिज्म होगा ही। तो ये बात क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर सम दिया है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। तो आंसर क्या गया? बोथ, यानी इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ? 157 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर डायग्राम दिया गया है, गिवन बिलो इज द ईसीजी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन। एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसका ईसीजी का डायग्राम दिया गया है। वन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो P है बेटा, P वेव का मतलब क्या हुआ? P वेव का मतलब डीपोलराइजेशन या कंट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन, कंट्रैक्शन, या इसी को हम कह सकते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ एट्रिया। QRS कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? QRS कॉम्प्लेक्स बेटा जो होता है डीपोलराइजेशन ऑफ
वेंट्रिकल। टी का मतलब रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी जो टी है बेटा ये क्या है, वेंट्रिकल को एक्साइटेड से नॉर्मल में लाता है, वेंट्रिकल को, यानी वेंट्रिकल एक्साइटेड से नॉर्मल में आता है, यानी हम कह सकते हैं टी वेव का मतलब इंड ऑफ सिस्टोल, इंड ऑफ टी, देखिए इंड ऑफ टी वेव, इंड ऑफ सिस्टोल। तो आइए यहां पर हम देख सकते हैं इसका आंसर क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। पीक टी इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक है ना कंट्रैक्शन, पीक टी इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक नहीं, पी का मतलब कंट्रैक्शन ऑफ और डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ एट्रिया। पीक पी और आर सिस्टोल डायस्टोल, पीक पी इनिशिएशन लेफ्ट एट्रियल कंट्रैक्शन। इसका करेक्ट आंसर क्या है, डायरेक्ट क्यू आर, इसका मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आइए देखिए 159। अगर हम 159 की बात करते हैं तो 1 है ना 59 कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फास्फेट में, यानी जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, तो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन है ग्लाइकोकेटालाइज बाय, तो यहां पर बेटा कौन सा एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो यहां पर आंसर क्या हुआ, हेक्सोकाइनेज एंजाइम थर्ड। आगे चलते हैं, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन है, द रिस्पिरेटरी पाथवे कंसीडर एज एनाबोलिक पाथवे रेदर देन द कैटाबोलिक पाथवे। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो एसर्शन है रॉन्ग है, क्योंकि जो रिस्पिरेटरी पाथवे होता है ये क्या है, एम्फीबोलिक पाथवे होता है, एम्फीबोलिक पाथवे होता है। क्यों, क्योंकि एम्फीबोलिक पाथवे क्या है, एनाबोलिक रिएक्शन भी देखने को मिलता है, कैटाबोलिक रिएक्शन भी देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। रीजन क्या है, द रिस्पिरेटरी पाथवे इज द इन्वॉल्व इन बोथ एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक पाथवे। तो एसर्शन रॉन्ग हुआ, रीजन करेक्ट है, एसर्शन इज रॉन्ग, एसर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज ट्रू, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 160 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 161 की अगर हम बात करते हैं तो आइए देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द केल्विन साइकिल आर करेक्ट। केल्विन साइकिल के रिस्पेक्ट में कौन सा बेटा क्या है स्टेटमेंट सही है, आइए देखते हैं। अगर हम केल्विन साइकिल की बात करते हैं तो इसमें 3 स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन। अच्छा, कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, रूबिस्को के प्रेजेंस में CO2 फिक्स होती है, 2 PGA में कन्वर्ट होता है, रिडक्शन होता है। और आपको पता है कि रिडक्शन में जो होता है बेटा ATP एंड NADPH, ATP एंड NADPH ये दोनों यूज होते हैं, रिडक्शन। तीसरा प्रोसेस होता है रीजनरेशन, और रीजनरेशन में क्या होता है, ओनली ATP यूज होती है, ओनली ATP यूज होती है। तो आइए जरा देखते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस के द्वारा रिडक्शन प्रोसेस में शुगर बनते हैं, CO2 इज एसिमिलेटेड इनटू शुगर। बेटा CO2 क्या होती है, कार्बोक्सिलेशन के द्वारा फिक्स होती है, रिडक्शन में CO2 ना शुगर बनता है, बिल्कुल सही है। RUBP रीजनरेटेड, रीजनरेशन प्रोसेस में RUBP बनता है, और ये RUBP CO2 को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, यानी RUBP प्राइमरी एक्सेप्टर इन C साइकिल, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C3 साइकिल, RUBP 5 कार्बन क्या होता है, ये भी सही है। नीड टू ATP एंड NADPH, देखिए यहाँ पर भी ATP यूज हो रहा है, NADPH यूज हो रहा है, केवल यहाँ पर ATP यूज होती है। तो एक साइकिल जब चलती है यानी 1 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स होता है, तो बेटा एक साइकिल, और एक साइकिल में 3 ATP यूज होती है और 1 मॉलिक्यूल NADPH यूज होता है। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनना है तो 6 साइकिल चलती है, तो 18 ATP यूज हो जाती है और 12 NADPH। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाता है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 162, और यहां पर दिया गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन आर सिंगल इन नंबर, इसमें से कौन सी बोन सिंगल है। तो बेटा यहां पर देखिए, सैक्रम सिंगल होती है, सैक्रम क्या है, सिंगल होती है।
वर्टिब्री होती है, कॉक्सिक्स वर्टिब्री ये भी सिंगल होती है, बच्चों में सिंगल नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, है ना। इस बच्चों में 5 और ये क्या है, बच्चों में 4 होती है, लेकिन ये फ्यूज होकर 1 और फ्यूज होकर 1 कन्वर्ट एडल्ट में। स्टर्नम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, ये भी सिंगल होती है, ब्रेस्ट बोन सिंगल होती है। फ्लोटिंग रिब्स ये बेटा क्या है, 2 पेयर होती है, 2 पेयर होती है, 2 पेयर्स होती है, ये सिंगल नहीं होती। 11th एंड 12th होती है। पेराइटल बोन्स की अगर हम बात करेंगे तो पेराइटल बोन भी बेटा यहाँ पर जो पेराइटल बोन होती है, पेराइटल बोन ये भी पेयर होती है, एक इधर एक इधर, तो ध्यान रखिएगा ये भी नहीं। तो 3 हो गई ए बी सी। ए बी सी का मतलब कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। 163 देखिए, 163 की अगर हम बात करते हैं तो आइए जरा देखते हैं 163। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट which are not similar between C3 and C4। इसमें ये देखना है कि C3 और C4 प्लांट में डिफरेंस क्या है, यानी कौन कौन डिफरेंस यानी सिमिलर नहीं है। तो देखिए फोटो रिस्पिरेशन, बेटा फोटो रिस्पिरेशन ये क्या है, नॉट सिमिलर। C3 में देखिए C3 में प्रेजेंट होता है फोटो रिस्पॉन्स, C3 में क्या होगा प्रेजेंट, C4 में क्या होगा एब्सेंट। फोटो रिस्पिरेशन C4 में नहीं पाए जाते। नंबर ऑफ ATP यूज्ड, तो ये भी बेटा अलग अलग होते हैं। C3 की अगर हम बात करेंगे, C3 की बात करेंगे तो 18 ATP यूज होती है। C4 की बात करते हैं तो 30 ATP यूज हो जाती है 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने में। नंबर ऑफ NAD, ये देखिए ये दोनों में सेम है, 12 और 12, C3 C4 में 12 दोनों में। केल्विन साइकिल की बात कर रहे हैं तो केल्विन साइकिल बेटा क्या है, दोनों में चलती है, C3 में भी चलती है, C4 में चलती है। अंतर क्या है कि C4 के बंडल C3 में चलती है शुगर और 18 ATP ही बनती है केल्विन में। अमाउंट ऑफ CO2 फिक्सेशन, ये बेटा क्या है, सिमिलर नहीं है, क्योंकि CO2 फिक्सेशन C4 में ज़्यादा होगा, C4 में क्या होगा, ज़्यादा होगा, C3 में कम होगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ, A, B और E, यानी 3 का मतलब 3 ऑप्शन करेक्ट। तो 163 का करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या जा रहा है, 3rd, यानी 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 164। अगर हम 164 की बात करते हैं तो आसान सा क्वेश्चन है, द मेन एंजाइम ऑफ DNA रिप्लिकेशन इज। DNA रिप्लिकेशन में मेन एंजाइम क्या होता है, आपको पता है DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। तो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज बेटा ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में। RNA डिपेंडेंट नहीं, RNA डिपेंडेंट नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर 165 की बात करते हैं तो एंटीकोडॉन, बेटा एंटीकोडॉन जो होते हैं अनपेयर्ड होते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, बेसेस से बने होते हैं, 3 बेस से बने होते हैं। इज इन एन एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ, एंटीकोडॉन किस पे पाए जाते हैं बेटा, अगर हम बेटा ध्यान दीजिए कोडॉन की बात करते हैं तो कोडॉन जो होते हैं mRNA पे पाए जाते हैं, है ना। तो एंटीकोडॉन जो होते हैं एंटीकोडॉन ये tRNA पे पाए जाते हैं, tRNA पे। और कोडॉन और एंटीकोडॉन एक दूसरे के क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, tRNA, यानी 3rd ऑप्शन 165 का करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर आते हैं 166 की बात कर रहे हैं। तो 166 की अगर हम बात करेंगे तो द क्वालिटेटिव, देखिए यहाँ पर द क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड इनकरेक्टली फंक्शनिंग द ग्लोबिन। बेटा कौन सी प्रॉब्लम है जिसमें, है ना, इनकरेक्टली ग्लोब्यूलिन प्रोटीन बनता है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटी खराब हो जाए, एक प्रॉब्लम होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव का मतलब अमाउंट, कंसंट्रेशन। तो क्वांटिटेटिव अगर कम हो जाए तो ध्यान देखिए थैलेसीमिया, और थैलेसीमिया में बेटा क्या है,
क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, क्वांटिटी कम होती है। जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है जिससे हीमोग्लोबिन बनता है ये कम बनने लगता है। अब ये जो बेटा ये जो बीमारी है ये 11 और क्या है 16 क्रोमोसोम की बीमारी है। अल्फा बीटा थैलेसीमिया दो तरह के होते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है, पॉइंट म्यूटेशन के एग्जाम्पल है। इसमें बेटा एक एंजाइम होती है फिनाइल है ना, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, वो अब्सेंट हो जाती है। तो इसमें एंजाइम क्या है, अब्सेंट हो जाती है ना। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक जीन खराब हो जाता है ना, इसमें ध्यान रखिएगा। पॉइंट म्यूटेशन जो रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन को करता है ना, इसके ध्यान रखिएगा। सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं तो सिकल सेल एनीमिया बेटा क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, क्वालिटी बदल जाती है, यानी जो बीटा चेन है उसका क्या है, बीटा चेन है बेटा, बीटा चेन के 6 पोजीशन पे, 6th पोजीशन में बेटा जो GAG की जगह क्या होता है, GUG आ जाता है, यानी एडेनिन रिप्लेस बाय यूरेसिल, तो GAG कन्वर्ट इनटू GUG, यानी एडेनिन रिप्लेस बाय यूरेसिल, यहां पर है यूरेसिल, एडेनिन रिप्लेस बाय यूरेसिल। अब ध्यान दीजिए सिकल सेल एनीमिया, और इसमें जो सिकल सेल एनीमिया में बेटा क्या है, आरबीसी जो होती है बाइकॉन्केव से सिकल शेप्ड हो जाती है, हंसी जैसा सिकल शेप्ड हो जाती है। तो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन। हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं तो ये है ना सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है बेटा। हीमोफीलिया है ना 3 टाइप की होती है, हीमोफीलिया A, B, C, ये ब्रीडर डिजीज भी बोले जाते हैं। थोड़ा सा भी कट लग जाने पे ब्लड फ्लो रुकता नहीं है। इसमें क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होने वाली प्रोटीन क्या हो जाती है ना, उसमें खराबी आती है, वो एब्सेंट हो जाती है। तो हीमोफीलिया इसका करेक्ट आंसर थर्ड गया। 167 की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी worked by Mendel, what is the % of yellow round seed? बेटा जो मेंडल साहब का डाई हाइब्रिड क्रॉस था उसमें क्या इन्होंने लिया था, येलो राउंड, ये डोमिनेंट है, ये दोनों क्या है, डोमिनेंट, ठीक ना, और रिसेसिव ग्रीन और रिंकल्ड, तो यहां पर राउंड है। और इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात कर रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस में तो इसका जो फिनोटिपिक रेशियो आया था, फिनोटिपिक रेशियो जो आया था 9, 3, 3 और 1, जो ये 9 है बेटा यही क्या है, येलो और राउंड। ये टोटल कितना हमने लिए 16। तो आप देखिए यहाँ पर 9 येलो और राउंड की बात कर रहे हैं तो 9 कितने में, 16 में, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज आ जाएगा। ये क्या है 4 से 4 होगा, ये क्या होगा 25 होगा। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 5, डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आ गया 56.25%। तो इसका आंसर क्या जा रहा है, फर्स्ट जा रहा है, 56.25 आंसर हो गया। ये आप निकाल सकते हैं इसे। फुल फॉर्म ऑफ IC है ना SI, ICSI का फुल फॉर्म क्या है, इंटर साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, नहीं इंटर नहीं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बिल्कुल सही है, इंट्रा नहीं, इंटर सर्वाइकल नहीं। अच्छा, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में हम करते क्या है, ये बेटा प्रोसेस लेबोरेटरी में की जाती है, लैब में की जाती है। इसमें हम करते क्या है, स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट ओवा के अंदर, स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है और लैब के अंदर उसके बाद क्या है, एम्ब्रियो बनाई जाती है। तो ये प्रोसेस है। तो इसका आंसर क्या हो, 168 का सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द सैक्रेड ग्रुप, क्वेश्चन पूछा गया है सैक्रेड ग्रुप का एग्जाम्पल ये इन सीटू के अंदर आते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आएंगे। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल है आइए देखते हैं। बेटा अरावली हिल कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में, राजस्थान में। जयंतिया हिल, खासी, ये तीनों एग्जाम्पल सैक्रेड ग्रुप के हैं और ये किस में पाई जाती है, मेघालय में, मेघालय में।
तो ध्यान रखिएगा, जयंतिया एंड खासी हिल, जयंतिया हिल एंड खासी हिल मेघालय में, ये क्या है, तो आंसर क्या हो गया 4। इसका करेक्ट आंसर क्या जा रहा है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। नेशनल पार्क, बेटा नेशनल पार्क जो है 95 नहीं होते बल्कि क्या होते हैं 90 होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करेक्ट पूछा गया है तो ये रॉन्ग हो गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448 है, यानी करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड। बायोस्फीयर रिजर्व बेटा क्या है 14 नहीं होता है बल्कि 14 होता है, ये नहीं होता है, ये होता है। बायोस्फीयर रिजर्व। जूलॉजिकल पार्क 5, इसका कोई मेंशन नहीं है तो आंसर क्या हुआ सेकेंड हो गया, 170 का सेकेंड आंसर। 171 की हम बात करते हैं तो आइए देखिए, ब्लड प्रेशर इन द मेमेलियन एओर्टा। बेटा एओर्टा की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम ड्यूरिंग। अगर हम ये देखिए, ये हर्ट्ज की बात कर रहे हैं, रफली हर्ट्ज की बात करते हैं तो ये राइट हो गए, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट बेटा क्या हो गया, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से जो ब्लड आता है वो क्या है एओर्टा में जाता है, एओर्टा में ब्लड जाता है यहाँ पर। यहाँ से जो ब्लड जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एओर्टा में प्रेशर कब मैक्सिमम होगा, तो ध्यान रखिएगा जब इसमें ब्लड ज्यादा होगा तो एओर्टा की वॉल पे प्रेशर ज्यादा लगेगा। कब, तो वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। जब वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये ज्यादा से ज्यादा ब्लड को पंप करेगा जिससे एओर्टा में प्रेशर ज्यादा होगा। तो कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल क्या होना चाहिए, कंट्रैक्शन के लिए हम टर्म यूज करते हैं सिस्टोल। क्या यूज करते हैं, सिस्टोल। तो कंट्रैक्शन मतलब सिस्टोल, सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होगा आंसर फर्स्ट ऑप्शन। डायस्टोल का मतलब रिलैक्स, राइट एट्रिया, राइट एट्रिया, राइट एट्रिया तो राइट से हमें मतलब नहीं है। सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में बेटा ये ब्लड इसमें डालेगा, ध्यान रखिएगा। यहां से ब्लड निकलने के लिए वेंट्रिकल को कंट्रैक्ट होना पड़ेगा। डायसिस्टोल, राइट वेंट्रिकल, डायसिस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, कोई मतलब नहीं। 172 पे हम लोग आ गए हैं। 172 में क्या दिया है, नेचुरल साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज। साइटोकाइनिन क्या होता है, नेचुरल साइटोकाइनिन जो प्लांट में बने, प्लांट से हम क्या करें आइसोलेट करें। तो नेचुरली साइटोकाइनिन कहाँ बनाए जाते हैं, अच्छा साइटोकाइनिन बेटा क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ये प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन होते हैं। चलिए ये कहाँ पाए जाते हैं, रूट अपिक्स पे पाए जाते हैं। ये क्या है, डेवलपिंग शूट बड पे पाए जाते हैं, यंग फ्रूट पे पाए जाते हैं। जहाँ सेल डिवीजन होते हैं वहाँ पर, यानी आंसर क्या हुआ, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। 173 की बात करते हैं तो 173 में आइए देखते हैं क्या दिया है, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन इज साइड टू बी। बेटा अगर हम यूक्रोमेटिन की बात करते हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, तो जो यूक्रोमेटिन होते हैं ये लाइटली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक, लूजली पैक्ड होते हैं। और ये यहां पर देखिए लूजली पैक्ड हो गए तो ये लाइट स्ट्रेन करेंगे, लाइट स्ट्रेन करते हैं और इसकी वजह से ये क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। ट्रांसक्रिप्शनली क्या होंगे, एक्टिव होंगे। हेट्रो की बात करेंगे तो ये क्या होंगे, ये डेंसली पैक्ड होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं तो ये क्या है, डार्क स्ट्रेन लेंगे। और ये ध्यान रखिएगा ये जो होते हैं ट्रांसक्रिप्शनली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव। तो क्या दिया गया है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव यूक्रोमेटिन एंड इनएक्टिव है ना हेट्रोक्रोमेटिन रिस्पेक्टिवली, तो बिल्कुल सही है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव नहीं, दोनों नहीं। तो 173 का करेक्ट जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, फर्स्ट है यानी 1 है। 174 की बात करते हैं तो which of the following statement is incorrect in reference with reference to न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। बेटा न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जीनस होता है और इसके अंदर कौन आते हैं, वैक्यूलोवायरस।
तो वैक्यूलो वायरस का जीनस जो होता है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस होता है, इसको हम शॉर्ट में NPV भी बोल सकते हैं। वैक्यूलो वायरस बेटा एक ऐसा वायरस होते हैं जो है ना इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। ये आर्थो है ना इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड पे अटैक करते हैं। इन बायो कंट्रोल एजेंट में यूज किए जाते हैं और ये टारगेट पे ही एक्शन दिखाते हैं, नॉन टारगेट प्लांट पे एक्शन, नॉन टारगेट इंसेक्ट पे ये एक्शन नहीं दिखाते हैं, यानी इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो देखिए यूज एज बायो कंट्रोल एजेंट बिल्कुल सही है। अटैक इंसेक्ट, अटैक ऑन इंसेक्ट, अटैक ऑन इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड बिल्कुल सही है। आर स्पीसीज स्पेसिफिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम, सभी इंसेक्ट को ये नहीं मारते, ये भी बिल्कुल सही है। हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट, बिल्कुल सही है। मैमल्स बिल्कुल सही है। बर्ड्स बिल्कुल सही है। फिश बिल्कुल सही है। और इवन ऑन टारगेट इंसेक्ट, बेटा टारगेट इंसेक्ट को ये किल करेंगे, यहां पर क्या होना चाहिए, इवन ऑन नॉन टारगेट, ध्यान दीजिएगा। हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट, बेटा इनका कोई ये नुकसान नहीं पहुंचाते प्लांट को, मैमल्स को, बर्ड्स को, फिश को, और यहां तक कि नॉन टारगेट इंसेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन टारगेट इंसेक्ट पे तो इनका एक्शन होगा। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। रॉन्ग और रॉन्ग ही पूछा गया है, इनकरेक्ट, यही हमारा आंसर हो गया। तो 174 का करेक्ट आंसर जो है वो 4 हो गया। 175 की बात करते हैं। Which is the correct statement about hind? बेटा हिंड थर्ड, सॉरी हिंड सेकेंड, हिंड सेकेंड के रिस्पेक्ट में कितने स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट सही है? बेटा हिंड सेकेंड क्या है, फर्स्ट है ना, फर्स्ट बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे क्या करता है, एक्ट करता है। क्लियर? तो आइए जरा देखते हैं यहाँ पर, इट इज फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। इसका जो फंक्शनिंग होगा डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि 6 नाइट्रोजनस बेस से बना होता है, बिल्कुल सही। इट कट डीएनए बाई है ना आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द 6 बेस। बेटा ये 6 बेस पेयर जो होते हैं इसका क्या, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आरएस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो ये इसका प्रत्येक एंजाइम का अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है जो 6 नाइट्रोजनस बेस से बना होता है और इसी पे कार्य करते हैं। अब डीएनए, अच्छा डीएनए एंजाइम के रिस्पेक्ट में रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलेंगे, लेकिन डीएनए के रिस्पेक्ट में हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो ये प्रत्येक डीएनए में पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानेगा और फिर उससे बाइंड होके फिर उस पे उस एक्शन दिखाएगा, यानी उसको काट देगा। तो एंजाइम के रिस्पेक्ट में है ना आरएस बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, सब, यानी सभी करेक्ट है। 176 की बात करते हैं। तो 176 में देखिए क्या दिया है। अच्छा ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, आइए देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। कैरियोटाइप क्या है बेटा, ये XXY है। तो अगर हम यहाँ पर हम देखेंगे तो 44 प्लस XXY होता है जिसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। टोटल नंबर जो होता है बेटा 47 हो जाता है क्रोमोसोम, होने कितना चाहिए 46। तो यहाँ पर जो बेटा होना क्या चाहिए था, 44 प्लस XY होना चाहिए था, इसमें एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया जिसकी वजह से ये क्या है, प्रॉब्लम आ गई, बीमारी सिंड्रोम हो गई। तो यहाँ पर कौन सा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कौन है, तो X क्रोमोसोम है ना। ये बीमारी किस में होती है, तो मेल में होती है। गायनेकोमास्टिया डिजीज हो जाती है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं, 1 ऑफ द एक्स्ट्रा Y क्रोमोसोम, बिल्कुल गलत, Y क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा ही नहीं। 1 एक्स्ट्रा Y क्रोमोसोम हम सोचेंगे ही नहीं। 21वें पेयर, 23वें पेयर, 23वें है लेकिन Y नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी जिसको हम बोलेंगे गायनेकोमास्टिया, बिल्कुल, जिसमें बेटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा उसमें गायनेकोमास्टिया देखने को मिलेगी। 1 एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम इन 23rd, यानी सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है, पेयर सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल में, तो ये एक्स्ट्रा हो जाता है, बिल्कुल सही है। 1 एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम इन 23rd
पेयर सेक्स क्रोमोसोम। तो ये ट्राइसोमी है किसका? सेक्स क्रोमोसोम का। तो जो थर्ड और फोर्थ है वो करेक्ट है, और थर्ड और फोर्थ बेटा हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है? जो थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो फोर्थ ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। यहाँ पर भी जो है करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं। बोन हैव हार्ड एंड नॉन प्लाइबल ग्राउंड सबस्टेंस। बेटा बोन के पास जो ग्राउंड सबस्टेंस मैट्रिक्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, नॉन प्लाइबल होते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक ना। अच्छा, कार्टिलेज में प्लायल होते हैं, है ना, प्लायल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोन आर रिच इन कैल्शियम साल्ट, बोन में कैल्शियम साल्ट पाए जाते हैं, कोलेजन फाइबर भी पाए जाते हैं। कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर क्या करते हैं? ये बोन को मजबूती प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ। करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ। 177 का करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया। 178 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। एसर्शन रीजन के क्वेश्चन है। एसर्शन में क्या दिया गया है? एसर्शन रीजन, एसर्शन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। जो टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है लिमिटेड होता है, हर जगह नहीं पाए जाते हैं, लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, है ना। रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो, नैरो कम ही जगहों में जियोग्राफिकल रीजन में पाए जाते हैं। तो एसर्शन बिल्कुल सही है। एसर्शन में कह रहा है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, है ना बेटा, वो क्या है? लिमिटेड जगह पे पाए जाते हैं, नैरो, है ना, नैरो जियोग्राफिकल रीजन में पाए जाते हैं। नैरो का मतलब कम जगह पे पाए जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ तो रीजन होंगे जिसकी वजह से ये क्या है? नैरो जियोग्राफिकल या लिमिटेड जगह पे पाए जाते हैं। तो रीजन क्या है आइए देखते हैं। इन टेरिडोफाइट्स वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। ध्यान से सुनिएगा, फर्टिलाइजेशन के लिए बेटा टेरिडोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी है, बिल्कुल सही। एंड गेमेटोफाइट, जो इसमें गेमेटोफाइट बनते हैं, उसको ग्रो करने के लिए कूल, डैम्प और साइडी प्लेसेस चाहिए, ये भी बात सही है। तो ध्यान रखिएगा, ये रीजन सही है। ये कम जगहों पे पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ वाटर होगा, जहाँ कूल, डैम्प, साइडी प्लेसेस होगा, वहीं टेरिडोफाइट ग्रो करेगा, हर जगह ग्रो नहीं करेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर में होता है, नहीं, वाटर में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है ना। वाटर में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होंगे। तो 178 का करेक्ट आंसर क्या है? 4। तो 178 का करेक्ट आंसर जा रहा है 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी देखो, ये बेटा एसर्शन रीजन के क्वेश्चन है, और एसर्शन में क्या दिया गया है? Generally, leaf are the most important vegetative organ for photosynthesis, but stem also work as the photosynthesis organ। ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही है। जनरली जो है बेटा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो वेजिटेटिव ऑर्गन है जनरली लीफ होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पे कुछ प्लांट में स्टेम के द्वारा भी फोटोसिंथेसिस होता है। कुछ प्लांट में स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करता है। किस में करता है? यूफोर्बिया में। किस में करता है? अपोन्सिया में। आपने देखा है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में। तो आइए जरा देखते हैं रीजन में क्या है। अपोन्सिया में स्टेम क्या होता है? चेंज हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर हो जाता है, और इसमें क्लोरोफिल होते हैं, फोटोसिंथेसिस करता है ना। दे कंटेन क्लोरोफिल, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और साथ ही साथ बेटा ध्यान रखिएगा, अपोन्सिया यूफोर्बिया भी है, उसमें भी मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? सिलेंड्रिकल हो जाता है, फ्लैशी सिलेंड्रिकल। यहाँ पर फ्लैटेंड हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं, वहाँ सिलेंड्रिकल ही रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन क्या है? 4 करेक्ट हो गया। 179 का करेक्ट ऑप्शन क्या जा रहा है? 4। और 178 जो डायग्राम दिया गया है, ये लग रहा है कि इवोल्यूशन का डायग्राम है, नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड है। आइए जरा देखते हैं डायग्राम। बेटा यहाँ पर डायग्राम देखकर ये पता चल रहा है ना, नंबर ऑफ द इंडिविजुअल विथ द फिनोटाइप। देखने से, है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या है समय के अनुसार, तो 2 पीक बन रहा है। देखिए यहाँ पर तो 2 पीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर भी इंडिविजुअल है, यहाँ पर भी इंडिविजुअल है। यानी ये जो है मीडियम वाले इंडिविजुअल, मीडियम के लिए सुइटेबल कंडीशन नहीं है।
यहाँ के सर्वाइव नहीं कर पा रहे, यहाँ के डेड कर रहे हैं, यहाँ के इलिमिनेट कर रहे हैं। देखिए ये इलिमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पर बेटा ग्रो हो रहा है, यहाँ पर क्या है, ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर जो फेवरेबल कंडीशन है, यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है, यहाँ पर जो है अनफेवरेबल कंडीशन है। तो अनफेवरेबल, तो यहाँ के क्या है, जो इंडिविजुअल होंगे इलिमिनेट होंगे, यहाँ खूब बढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे। तो जो मिडिल में है वो क्या है, कम होने लगेंगे और यहाँ पर बढ़ने लगेंगे। तो 2 पीक आ गया। 2 पीक का मतलब न डायरेक्शनल होगा न स्टेबिलाईजेशन होगा, बल्कि कैसा होगा, डिसरप्टिव होगा। यानी इसका आंसर करेक्ट जा रहा है क्या, थर्ड। तो 2 पीक मिल जाए, डिसरप्टिव। 1 पीक, अगर देखिए यहाँ पर पीक मिल जाए, पीक नैरो हो जाए, नैरो पीक, यानी ये सपोर्टिंग है, तो मिडिल साइज, मिडिल वाला क्या है, सपोर्टिंग। तो ध्यान रखिएगा स्टेबिलाइजिंग होगा। पीक एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए तो डायरेक्शनल होगा। तो यहाँ पर पीक बेटा एक डायरेक्शन नहीं, दोनों तरफ यहाँ क्या पीक क्या है, कम, दोनों तरफ पेरीफेरी के तरफ। तो ध्यान रखिए 2 पीक बन जाए, डिसरप्टिव, है ना। क्वेश्चन नंबर 180 हुआ और इसी के साथ FST 60 का जो एक्सप्लेनेशन हुआ वो करेक्ट हो गया, है ना। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, है ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल, तो इसके साथ ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। जय हिंद बच्चों।